हाँ जी। तो गुड इवनिंग एवरीवन, मैंने क्लास रिकॉर्डिंग पे लगाई है और हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन शॉर्टेज का। और हमारे पास शॉर्टेज या लॉसेस दो तरीके की होती हैं, एबनॉर्मल और नॉर्मल। ज्यादातर बुक्स में आपको सिर्फ और सिर्फ एबनॉर्मल लॉस के क्वेश्चन मिलेंगे। ज्यादा ढूंढना मत, नॉर्मल के क्वेश्चन मिल जाए। कंसेप्ट एक ही क्वेश्चन से समझ लेना कि हाँ ठीक है। ठीक है। नाउ फॉलोइंग इज द रिकॉर्ड ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स ऑफ मटेरियल, रिसिप्ट्स एंड इश्यूज ऑफ मटेरियल। परचेजेस दी हुई हैं 14 सितंबर, 16 सितंबर, 18 सितंबर को। ये हमें तीन तरह की परचेजेस दी हैं और ये हमें तीन इश्यूज दिए हुए हैं। ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है सर इन, हाँ स्क्रीन जी में दिख बोलिए। स्क्रीन में दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही है? नो सर। चलिए, अब दिख रही है? यस सर। ओके, दोबारा से पढ़ देता हूं। हमारे पास यहां पर डिटेल दी हुई है परचेजेस की, हमें डिटेल दी हुई है इश्यूज की। ओके। और साथ ही साथ हमें यहां पर दिया हुआ है कि ओपनिंग स्टॉक 1 सितंबर को 1000 यूनिट्स था एट द रेट ऑफ 2.60। ओके। नाउ क्वेश्चन कह रहा है ऑन सितंबर 22 यानी 22 सितंबर को जब हमने स्टॉक चेकिंग की तो हमें यह पता चला कि शॉर्टेज ऑफ 600 यूनिट्स। ओके। आगे कुछ मत पढ़ना, आगे आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। मुझे यह बताइए कि ये वाला जो लॉस है ये नॉर्मल लॉस है या एबनॉर्मल लॉस है? मुझे बताएंगे बेटे कि ये जो लॉस है ये लॉस नॉर्मल लॉस है या एबनॉर्मल लॉस है? क्वेश्चन में अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ हो तो मुझे बताइए कि जो लॉस है वो नॉर्मल लॉस है एबनॉर्मल लॉस है? अब नॉर्मल। ठीक है। अगर यहां तक हम क्वेश्चन पढ़ें और आपको आगे कुछ ना मिले तो आप मान लोगे ये एबनॉर्मल लॉस है। ठीक है। वो कहता है स्टोर्स लेजर अकाउंट बनाओ। बताओ स्टोर्स लेजर किस में बनता है, पीरियोडिक में, परपेचुअल में? परपीचुअल में। तो ये परपीचुअल मेथड से बनना है यूजिंग फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। हम कह रहे हैं कि जी हमसे तो लीफो पूछ लो, वेटेड एवरेज पूछ लो। एग्जामिनर कह रहे हैं नहीं नहीं आप बहुत होशियार हो, फीफो से बना दो, बस हो गया। हम तो तैयार हैं कि लीफो से भी पूछ लो, क्या हो गया। वो कह रहे हैं नहीं फीफो से बना दो। वो कह रहा है कि आप ये बताइए ऑल्सो गिव ट्रीटमेंट ऑफ शॉर्टेज इफ, अगर हम शॉर्टेज को क्या मान लें, नॉर्मल लॉस। अगर हम शॉर्टेज को मान ले नॉर्मल लॉस तो कैसे करोगे, अगर हम शॉर्टेज को मान ले एबनॉर्मल लॉस तो कैसे करोगे? ठीक है जी, बनाए। आइए यस सर। मेरे साथ साथ सभी स्टूडेंट पहले फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करना शुरू कर दीजिए। स्क्रीन पर नहीं भी दिख रहा हो तो भी आप ड्रॉ करना शुरू कर दीजिए। मैंने बनाना शुरू कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3, हेडिंग लिखेंगे स्टोर्स लेजर, मेथड लिखेंगे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ओके। एक सेकंड रुकिए जरा, स्क्रीन शेयरिंग में कुछ इशू आ रहा है। फॉर्मेट बनाइए तब तक।
बेटे वॉइस आ रही है? यस सर। बेटे मेरे पार्ट पे जरा टीम्स की ऐप क्रैश कर रही है, आप क्वेश्चन को शुरू कर दीजिए। आपके पास क्वेश्चन है या नहीं है? नो सर। अच्छा, मुझे स्क्रीन पर दिखाना पड़ेगा। चलिए यहां से ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू डालिए, 1000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 260। तो पहला केस हम लेके चल रहे हैं जब शॉर्टेज नॉर्मल लॉस ट्रीट की जाएगी। 1 सितंबर को हमारे पास 1000 यूनिट्स हैं एट द रेट ऑफ 2.60, तो ये हो गया 2600। ओके, एंटर कर लिया। नेक्स्ट आइए। नाउ अब यहां पर देखिए पहली ट्रांजैक्शन कहां हो रही है? सर पहली ट्रांजैक्शन हो रही है सितंबर 14 को, 5000 यूनिट्स परचेज किए। सितंबर 14 को 5000 यूनिट्स परचेज किए एट द रेट ऑफ 250। ओके, 5000 इंटू 2.50, 12,500। ओके, यहां लिख देंगे पहले से थे 1000 यूनिट्स, नए आ गए मेरे पास 5000 यूनिट्स। पहले वाले थे 260, नए वाले हैं 250, वैल्यू 2600 और 12,500। ओके, और इसके बाद लगा देंगे लाइन। ये लीजिए, ये हमारी कंप्लीट हो गई। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट डेट पे जो ट्रांजैक्शन है वो इश्यूज में ट्रांजैक्शन हुई है 15 सितंबर को। तो यहां आएंगे, यहां लिखेंगे 15 सितंबर को। क्योंकि हमारा मेथड है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो पहले हम ये 1000 वाले यूनिट्स इशू करेंगे। ये 1000 यूनिट्स हमने इशू कर दिए। रिमेनिंग 4000 यूनिट्स हमने ये वाले इशू कर दिए, और हमारे पास स्टॉक में बच गया 1000 एट द रेट ऑफ 250, 2500। ओके, और अब हम यहां पर किसी बच्चे से बात करते हैं। मेरे सामने मुस्कान आ रही है, मुस्कान से बात करते हैं। मुस्कान जी, मुस्कान जी अगर वॉइस आ रही है तो अपना माइक ऑन कीजिए। कर लिया। अच्छा जी, मुस्कान जी ये बताइए कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड क्या कहता है? जो पहले आया वो पहले जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताओ, ये बात इशू के ऊपर एप्लीकेबल हो रही है कि स्टॉक के ऊपर एप्लीकेबल हो रही है? स्टॉक के ऊपर। अच्छा, एक सेकंड रुको, मैं आपको स्क्रीन दिखाता हूं। सभी बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनना, जो मैं मुस्कान से पूछ रहा हूं उसको आप ध्यान से सुनिएगा। ओके, नाउ सभी बच्चे मुझे इस बात का आंसर देंगे कि जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड कहता है कि जो पहले इशू हुआ, जो पहले आया वो पहले जाएगा, ये वाली बात हमारी जो है किसके लिए एप्लीकेबल है? इशू के लिए एप्लीकेबल है कि स्टॉक के लिए एप्लीकेबल है? बताइए। सर पहले स्टॉक जो था हमारा वही तो जाएगा, इशू जो हमने करा है जो हाँ पहले का स्टॉक है वो जाएगा पहले। हाँ, बिल्कुल ठीक है। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? हाँ ठीक है। सर। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, आउट का मतलब क्या होता है? जाना। जाना। यानी जब मैं इशू कर दिया। जब मैं इशू के अंदर वैल्यू डाल रहा हूं तो मैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट लगा रहा हूं। तो मेरा क्वेश्चन फिर से दोबारा से ध्यान से सुनो और मुझे इसका आंसर दो कि जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड जो मैं लगा रहा हूं वो मेरा इशू के ऊपर अप्लाई हो रहा है कि स्टॉक जो बच गया उसके ऊपर अप्लाई हो रहा है? इशू इशू हमने पहले वाला करा है, हाँ, जो हमारे पहले का स्टॉक।
फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हमारा इशू कॉलम के लिए एप्लीकेबल हो रहा है, यानी जो पहले आया था वो पहले चला गया, वो पहले का ठीक है। और स्टॉक में क्या बच गया? रिमेनिंग स्टॉक लेटेस्ट वाला बच गया। लेटेस्ट वाला कौन सा बच गया? लेटेस्ट लेटेस्ट बच गया। अब सभी बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। पहले मैं आपको यह कहा करता था फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब है जो पहले आया वो पहले गया। ओके, मैं क्या कहता था? जब मेरी बात समझ जाएंगे तो थम्स अप कर देना। मैं कहूंगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब है जो पहले आया वो पहले गया, और स्टॉक में कौन सा बच गया? लेटेस्ट वाला। ओके, थम्स अप कर देना जब बात समझ में आए। ओके, जब हम पीरियोडिक मेथड करते हैं तो हमें सीधा सीधा ये पूरी स्टेटमेंट की जरूरत पड़ती है। खैर कोई बात नहीं, मैं आगे चलता हूं, आपको अपने आप ये बात रियलाइज हो जाएगी। मैं आगे बढ़ गया और मैं गया क्वेश्चन के पास। 15th के बाद मेरे पास नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आ रही है सितंबर 16 को। मैंने परचेज किए 12,000 यूनिट्स। सितंबर 16 को मैंने परचेज किए 12,000 यूनिट्स। रेट था 2 रुपीज 40 पैसे। आपको हमेशा कैलकुलेटर को लेके बैठना है। 12,000 इंटू 2.40 ये हो गया 28,800 रुपीज। ओके, और यहां पर हम लिखेंगे, स्टॉक में लिखेंगे 1,000 पहले से ही थे और हमने नए परचेज किए हैं 12,000 एट द रेट ऑफ 240, 28,800। ओके, नाउ उसके बाद 16 सितंबर के बाद हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन होती है ये वाली। 18 सितंबर को 18,000 यूनिट्स खरीदे हैं 230 पे। हमने परचेज किए हैं 18,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 2.30। 18,000 इंटू 2.30 41,400, और स्टॉक में आ जाएगा 1,000 यूनिट्स 2.50 वाले, 12,000 यूनिट्स 2.40 वाले, और 18,000 यूनिट्स 2.30 वाले। ओके, मेरे सामने अब कौन आ रहा है? मेरे सामने अब रिया रानी ने अभी अभी थम्स अप दिखाया। जरा रिया रानी से बात करते हैं। रिया रानी जी जरा अपना माइक ऑन करो। रिया रानी जी जरा अपना माइक ऑन कीजिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटे। जरा मुझे बताएगी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड क्या कहता है? जो पहले आया वो पहले जाएगा। ठीक है, और सर वैसे मैंने फर्स्ट क्लास ली नहीं थी, ये आपने जो थोड़ी देर पहले जो बताया था ना बस वही सुना था। हाँ हाँ कोई बात नहीं, थोड़ी देर पहले मैडम जी लिख लीजिए। मैंने अभी अभी बताया जब भी मैं Sure. पूछूं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट तो आपने कहना है जो पहले आया वो पहले गया, वो और स्टॉक में नए वाला बच गया। यस सर। अब आप पूरा समझ गए। बताएं, दोबारा बताएं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड क्या होता है? जल्दी बेटा, इतना टाइम नहीं है, जल्दी बताओ। पहले गया वो, जो पहले आएगा वो पहले जाएगा और स्टॉक बच जाएगा, स्टॉक में कौन सा बच जाएगा? जो रह गया। नए वाला। हाँ न्यू वाला। हाँ, ये बात आपने याद रखनी है, जो स्टॉक में नया वाला बच गया। ओके, ठीक है जी। ठीक। चलिए वापस चलते हैं क्वेश्चन के पास और कंप्लीट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में लिखा था ट्रांजैक्शन नंबर 5 हुई है 20 सितंबर को 8,000 यूनिट्स। ठीक है जी। 20 सितंबर को 8,000 यूनिट्स। तो पहले इशू होंगे पुराने वाले 1,000, फिर इशू होंगे उसके बाद वाले, और जो स्टॉक में बच जाएंगे वो लेटेस्ट वाले बच जाएंगे। यानी 18,000 ये बच गए और 5,000 ये वाले बच गए। 2.40, 2.30 ये हो गया 2,500,
और ये हो गया 7000 इंटू 2.40, 16,800, और ये हो गया 5000 इंटू 2.40, 12,000, और ये हो गया हमारा 41,400। यहां तक का क्वेश्चन बेटे आप जानते थे। अब मैं नई बात करूंगा। आज मैं आपके साथ अब जो नया जो है उसकी बात करूंगा। और मैं चलता हूं, हमारे पास कभी कभी कार्तिक से बात हो जाती थी। मैं देखता हूं कि क्या आज कार्तिक हमारी क्लास में है। लग तो रहा है कि कार्तिक क्लास में है। कार्तिक बेटे जरा अपना माइक ऑन कर। कार्तिक बेटे जरा अपना माइक ऑन कर। कार्तिक बेटे माइक ऑन कर। अब देख। हाँ जी सर। हाँ बेटे कार्तिक, आज हमने क्या सिखाया? फर्स्ट इन्फर्मेशन मेथड। वो तो हम पहले ही सिखा चुके थे। आज का जो हमारा टॉपिक था वो हमारा टॉपिक था कि लॉसेस कितनी तरीके के होते हैं। सर दो टाइप के होते हैं सर, नॉर्मल और अबनॉर्मल। नॉर्मल और एबनॉर्मल। वेरी वेरी गुड, ठीक है। जी सर। नाउ मुझे ये बताओ कि नॉर्मल लॉस कौन सा होता है? सर नॉर्मल लॉस सर वो होता है जो सा लॉस हमारे हैंड्स में नहीं होता, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उस लॉस को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल लॉस बोलते हैं। नॉर्मल लॉस। और ठीक जो है। सा कंट्रोल में है वो हमारा अबनॉर्मल हाँ लॉस। कोई नहीं कोई नहीं, हम पहले नॉर्मल लॉस की बात कर रहे हैं। हमें हाँ जी क्वेश्चन सर। ये कह रहा था कि आपने पहले ये मानना है कि लॉस नॉर्मल है, तो मैं नॉर्मल लॉस की बात कर रहा हूँ। ठीक है नॉर्मल सर। लॉस ये कहता था कि ये क्योंकि लॉस मेरे हाथों में नहीं है, इसीलिए मेरी जगह अगर कोई और व्यक्ति ये काम करता तो ये लॉस उसको भी होता। हाँ जी सर। इसीलिए वो पर्सन भी अगर व्यापार करेगा तो वो इस लॉस की रिकवरी अपने कस्टमर से करेगा। वो भी करेगा और मैं भी करूंगा, और कस्टमर मना भी नहीं करेगा, क्योंकि कस्टमर को पता है कि ये लॉस में कहीं भी जाऊंगा हर किसी को होना ही होना है। ठीक है। हाँ जी सर। यस सर। इसी के लिए मैं जरा आपको स्क्रीन पे वापस लेके जाता हूं और मैं वहां पर आपको दिखाता हूं। मैं स्क्रीन पे वापस जाता हूं और आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूं कि मैंने आपसे ये कहा था कि जब भी नॉर्मल लॉस होगा तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को इंक्रीज कर दूंगा। यही कहा था। यस सर। मतलब कि ये मेरा नुकसान नहीं है, कस्टमर से इसकी रिकवरी की जाएगी। तो यहां पर अब मैं देखता हूं, क्वेश्चन कह रहा था कि 22 सितंबर को हमें 600 यूनिट्स की शॉर्टेज हुई और आपने इसको मान लेना है क्या? नॉर्मल नॉर्मल। लॉस। ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आप बुक्स में जाके ढूंढेंगे, मुझे नॉर्मल लॉस का क्वेश्चन मिल जाए, हो सकता है ना मिले, इसलिए ज्यादा मत ढूंढना और इसी क्वेश्चन से अपने आप को सेटिस्फाई कर लेना कि हाँ मुझे नॉर्मल लॉस समझ में आ गया। ज्यादातर क्वेश्चन अब नॉर्मल लॉस के होते हैं। तो मुझे नॉर्मल लॉस हो गया तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने 600 यूनिट्स की कॉस्ट को कम कर लूंगा। ओके। नाउ अब मैं कहूंगा जी मेरे पास 22 सितंबर को लॉस हो गया 600 यूनिट्स का, तो मैं कहूंगा अब मेरे पास बच गए हैं 4400 यूनिट्स। सभी बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने इसमें से 600 यूनिट्स कम कर दिए। ओके। अब मान लीजिए ये 600 यूनिट यहां आ गए। ठीक। नाउ जो मेरी वैल्यू थी वो ये रहेगी यहां पर 12,000 रुपए, सेम वैल्यू रहेगी और रेट बदल जाएगा। ये 12,000 रुपए जो पहले 5,000 यूनिट्स के थे अब वो 4400 यूनिट्स के हो जाएंगे।
तो ये प्राइस मेरा बढ़ के हो जाएगा 2.73। ओके, तो कार्तिक समझने की बात यह है कि मैंने क्या किया, मैंने अपनी कॉस्ट को बढ़ा दिया। मैंने कहा भाई ये नुकसान मेरा नुकसान नहीं है, ये कस्टमर से रिकवर होगा। तो मैंने क्या किया, वैल्यू वही रखी, क्वांटिटी को कम कर दिया और उससे जो मेरा प्राइस था वो बढ़ गया। ठीक है, ठीक है। इशू के अंदर मैं यहां पर कोई वैल्यू नहीं डालूंगा। समझ में आया? नॉर्मल लॉस की वजह से मैंने क्या किया, मैंने प्रोडक्ट की कॉस्ट को बढ़ा दिया, बस। उसके बाद आगे चलेंगे, और आगे चलेंगे तो हम क्वेश्चन को क्या कह रहा था, क्वेश्चन 22 के बाद हमने क्या किया, 25 सितंबर को 15,000 यूनिट्स हमने इशू कर दिए। लो जी, 25 सितंबर को 15,000 यूनिट्स हमने इशू कर दिए। तो पहले ये पूरा लिख दूं मैं, तो मैं 4400 यूनिट्स ये वाले इशू करूंगा, और बाकी जो बच गए मेरे पास 10,600 यूनिट्स, वो मैं ये वाले इशू करूंगा। वैल्यू डाल दो, इसको 12,000 कर दो, और इसको 2.30, 24,380, और स्टॉक में मेरे पास बच जाएंगे 7,400 एट द रेट ऑफ 230। $17,020। ये लीजिए। ओके, नोट कर लीजिए इसको फटाफट। उसके बाद हमने ये वाली ट्रांजैक्शन पूरी कर दी, खत्म। बोलिए खत्म। अंश गुप्ता बेटे तेरा हैंड रेज हुआ है। अंश गुप्ता कुछ कह रहा है क्या? अंश गुप्ता, अंश गुप्ता बेटे अपना माइक ऑन कर। हेलो। हाँ अंश बेटे तेरा हैंड रेज हो रहा है, कुछ कहना चाहता है क्या तू? हेलो। नहीं सर। अच्छा, तो तुमने हैंड रेज किया हुआ, फिर हैंड्स डाउन कर लो बेटे, हैंड्स डाउन कर लो अपना। ओके, आइए जी वापिस आते हैं क्वेश्चन के पास, और यहां पर देखेंगे क्वेश्चन कह रहा था एक बार तो आपने ट्रीट करना है इसको नॉर्मल लॉस, और एक बार कह रहा था कि आपने इसको ट्रीट करना है एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, नाउ ये मैंने क्वेश्चन बना दिया। अब मैं दोबारा बनाता हूं क्वेश्चन को। अब की बार शॉर्टेज को हम लेके चलेंगे एबनॉर्मल लॉस। ये आपके लिए समझना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो एबनॉर्मल लॉस का आएगा। नॉर्मल लॉस तो मैंने इसलिए पढ़ा दिया कि अगर आप बुक में देख लेते तो आप कहते सर आपने नॉर्मल लॉस बताया नहीं, तो मैंने आपको बता दिया। एग्जाम में क्या आने वाला है? एबनॉर्मल लॉस। अगर एग्जाम में आया तो एबनॉर्मल लॉस आएगा। तो एबनॉर्मल लॉस के लिए वही हमारा तरीका है, पहले हम अपना फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे। फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे, यहां बनाएंगे डेट, यहां पर बनाएंगे रिसिप्ट्स, यहां पर बनाएंगे इश्यूज, और यहां पर बनाएंगे बैलेंस। क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट और अमाउंट। ओके, अब सभी स्टूडेंट मेरी बात देखिए, मैं क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, नोट बाद में करना, पहले मेरी बात समझ लो।
मेरी ये ट्रांजैक्शन सेम है, मेरी ये ट्रांजैक्शन सेम है, मेरी ये ट्रांजैक्शन सेम है, ये ट्रांजैक्शन सेम है, ये ट्रांजैक्शन सेम है और ये ट्रांजैक्शन सेम है। ओके, यहां तक सेम है, थम्स अप करो। तो मैं इसको दोबारा नहीं बना रहा, मैं यहां से ये जो ये स्टॉक था इसको कंटिन्यू कर लेता हूं कि ठीक है 20 सितंबर को जो मेरी लास्ट ट्रांजैक्शन थी उसके अकॉर्डिंगली मेरे पास स्टॉक था 5000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 240 और 18,000 एट द रेट ऑफ 230, 12,000 और 41,400। ओके, आपने एग्जाम में अगर आएगा तो पूरा बनाना है, ठीक है। हम अभी टाइम सेव करने के लिए हमने इसको दोबारा नहीं बनाया। अब 22 सितंबर को मुझे क्या हो गया, एबनॉर्मल लॉस हो गया। सभी बच्चे लिखेंगे नहीं, मेरे साथ साथ यहां पर देखेंगे। आप सभी को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है, सभी बच्चे ध्यान से देखना। यहां लिखा हुआ है कि अगर एबनॉर्मल लॉस हो जाए तो उसका प्राइस सिमिलर उसी तरीके से करना जिस तरीके से आप इशू को प्राइस करते हो। एबनॉर्मल लॉस को उसी तरीके से प्राइस करना जिस तरीके से आप इशू को प्राइस करते हो, ठीक है जी। अब यहां पर चलते हैं और यहां पर बताइए मेरा मेथड कौन सा है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और मैंने आपको अभी अभी बताया कि एबनॉर्मल लॉस को हम बिल्कुल सेम प्राइस करते हैं जैसे हम नॉर्मल इशू को प्राइस करते हैं। और मैं नॉर्मल इशू को चला रहा हूं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से, इसीलिए अब की बार मैं यहां लिखूंगा 600 यूनिट एट द रेट ऑफ 240, ये हुआ 1440 और यहां पर बच गए मेरे पास 4400 एट द रेट ऑफ 240 और 18,000 एट द रेट ऑफ 230। यहां तक नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, मैं एक सेकंड में आया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो अब मैं किसी स्टूडेंट से बात करता हूं। मेरे सामने आ रही है कविता। कविता जरा अपना माइक ऑन करो। कविता बेटे अपना माइक ऑन कर। कविता माइक ऑन कर बेटे। यस सर। तेरा कैमरा क्यों बंद है, कैमरा ओपन कर सकती है? यस सर। हाँ जी। कविता मैडम जी, आपने देखा एबनॉर्मल लॉस का हमने क्या ट्रीटमेंट किया? यस सर। क्या ट्रीटमेंट किया? एब नॉर्मल लॉस में जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में नॉर्मल एंट्री की थी सेम वैसे एंट्री किया और इशू में वही किया है सेम। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, एक बिल्कुल ठीक। समझ में आ गया, कविता को बात समझ में आ गई, ठीक है। और हम देखते हैं सचिन कुमार। सचिन कुमार ने हैंड रेस किया हुआ है, तो सचिन कुमार जी को ले लेते हैं। सचिन कुमार बेटे अपना माइक ऑन कर और अपना जरा वेबकैम ऑन कर। हैंड क्यों रेस किया हुआ है तूने, पहले ये बता। बेटे हैंड क्यों रेस किया हुआ है सचिन, जल्दी बता। नेहा झा।
नेहा झा, बेटे अपना माइक ऑन कर। यस सर। बेटे तूने हैंड क्यों रेस किया हुआ है? वेब कैम ऑन कर अपना। सर वो गलती से। हाँ सर वैसे मुझे एक क्वेश्चन था कि आपने नॉर्मल लॉस वाला जो क्वेश्चन कराया हमें, बेटे उसमें आपने बात, प्राइस बढ़ा। कोई बात नहीं, बात तो करूंगा, पहले अपना कैमरा तो ऑन कर, मुझे पता तो चले मैं किससे बात कर रहा हूं। हाँ हाँ, बता क्या कह रही है। सर आपने नॉर्मल लॉस वाले क्वेश्चन में आपने हमारा जो एंट्री 22.9 वाला एंट्री रुको थी। रुको रुको, नॉर्मल लॉस की बात अभी मैं बाद में करूंगा, पहले मुझे बता अब नॉर्मल लॉस में तूने क्या ट्रीटमेंट सीखा। सर जैसे हम इशू करते हैं वैसे ही सेम एंट्री करेंगे बस बस अब बस, नॉर्मल। बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक। तो होता क्या है कि स्टूडेंट को लगेगा सर इसमें एबनॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट क्या हुआ, तो उसे दिक्कत ना आए, इसीलिए मैंने 2 मिनट वीडियो को रोका और आपसे बात की कि आपको समझ में आना चाहिए कि जो एबनॉर्मल लॉस होता है उसका ट्रीटमेंट बिल्कुल नॉर्मल इशू के तरीके से होता है। क्योंकि मैं फीफो मेथड अप्लाई कर रहा हूं इसलिए मैंने फीफो के अकॉर्डिंगली उसको प्राइस कर दिया। अगर मैं लीफो कर रहा होता तो लीफो के अकॉर्डिंग प्राइस कर देता, अगर मैं वेटेड एवरेज कर रहा होता तो मैं वेटेड एवरेज के अकॉर्डिंगली उसको प्राइस कर देता। ठीक है, चलिए, इसका मतलब ये वाली बात समझ में आ गई। नॉर्मल वाले लॉस वाली बात हम जो है अभी नहीं कर रहे, वो हम बाद में करेंगे। ठीक है, ओके। और किस बच्चे से बात की जाए? मेरे ख्याल से तो ये बात अब सबको क्लियर होनी चाहिए। और सिमरन, सिमरन से बात करते हैं। चलिए, सिमरन अम्बावता, पता नहीं क्या बेटे, थोड़ा सा डिफरेंट नेम लग रहा है। सिमरन अपना माइक ऑन करेगी बेटे? हेलो सर। हेलो बेटे। सर मुझे जो ये नॉर्मल लॉस की 2.73 आपने लिखा है, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया क्या कैसे आया ये। अभी अभी मैंने नेहा से 2020 कहा था कि मैं नॉर्मल लॉस की बात नहीं करूंगा, तूने फिर वही नॉर्मल लॉस की बात छेड़ दी। अच्छा मुझे बता, सर जब तक ये क्लियर नहीं होगा जब तक मेरी यही घूमेगा। तो तेरे सर घूम रहा है तो तू कोई चाय कॉफी पी ले। मैंने तो चाय का एग्जांपल दिया, कॉफी का एग्जांपल दिया। अब ठंडी है, ठंडी है, अगर तेरे को कोल्ड ड्रिंक या आइसक्रीम पसंद है तो वो खा ले। बेटे नॉर्मल नहीं लॉस जो सर। होता है, मैंने समझाया था कि नॉर्मल लॉस जो होता है उसकी रिकवरी हम अपने कस्टमर से कर लेते हैं। कैसे करते हैं? हम उसका प्राइस बढ़ा देते हैं। कैसे बढ़ाते हैं? जो क्वांटिटी होती है उसको कम कर देते हैं। मतलब प्राइस वही रहा, क्वांटिटी कम हो गई, रेट बढ़ गया, बात खत्म हो गई। सर तो अपनी मर्जी से हम कोई भी रेट लिख सकते हैं? सिमरन तू कैसी कैसी बातें करती है? सर मुझे क्योंकि समझ नहीं आ रहा है 2.73 का चक्कर। अपने कान साफ कर, आंखों को रगड़, मुंह पे पानी मार के आ। मैंने कहा था कि नॉर्मल लॉस कौन सा होता है? जो हर किसी को होता है। बोलो ना। यस सर, तो यस सर। तुम कस्टमर हो, तुम्हें ये बात नहीं पता कि ये वाला लॉस अगर मैं किसी और के पास जाऊंगा तो उसके पास भी होगा। यस सर। तो मैंने अपनी मर्जी से कैसे बढ़ा दिया बताओ? तो कैसे बढ़ाया वो बताओ ना सर, वही तो मुझे समझ नहीं आ रहा। बड़ी अजीब सी तू मेरे साथ बातें कर रही है बेटे। मान लो अगर किसी इंडस्ट्री में कहा जाए कि जो भी इंसान सामान लाता है उसको 5% क्वांटिटी का नुकसान हो जाएगा। हाँ सर। अब तू मान लो 1000 यूनिट खरीद के लाई, ठीक है, और Yes, sir. 10,000 रुपए तूने दिए, 1000 यूनिट तू खरीद के लाई। बता एक यूनिट कितने का हो गया? 1000 यूनिट कितनी खरीद लाई सर? 1000 की? 10,000 की। 10,000 की। हाँ, तो एक हुई। देख तू कितनी देर लगा रहे, 2-4 बच्चे हंस रहे हैं, कह रहे सर हम बताएं। सर 10 की। हाँ 10 की हुई। और घर तक लाते लाते तू अपनी सहेली के साथ फोन पे लगी हुई थी, गप्पे मार रही थी, किसी ने तेरे पैकेट में से 1000 यूनिट निकाल लिए, घर आके पता चला ये तो 9,000 ही है। हाँ सर। प्राइस बढ़ा लेगी? नहीं। नहीं बढ़ा सकती ना, क्योंकि ये एबनॉर्मल लॉस है। तेरी गलती है, काम करते हुए तू फोन पे लगी हुई थी, किसी ने चोरी कर ली, एबनॉर्मल लॉस है, रेट बढ़ ही नहीं सकता। हाँ सर। अच्छा दूसरा एग्जांपल,
हाँ गई 1,000 यूनिट खरीद के लाई, 10,000 रुपए तूने दिए, लेकिन जब तू घर पहुंची तो तेरे पास 9,800 यूनिट थे। हाँ सर, तो ये तो नॉर्मल हो गया। अब अगर क्वेश्चन कहता है कि भाई तू जो प्रोडक्ट लेने गई थी वो प्रोडक्ट था ऐसा कि वो कम होना ही होना था, वो रुक नहीं सकता था, तो तू ये कहेगी, कैलकुलेटर दिख रहा है, हाँ सर। तो तू ये कहेगी कि 10,000 रुपए लगे और मुझे 9,800 यूनिट मिले, तो मेरे एक यूनिट का जो प्राइस है वो अब बढ़ जाएगा। लेकिन सर कितना बढ़े? कितना बढ़ेगा वो तो गणित लगाना पड़ेगा। रुक, मैं देखता हूं कि क्या मैं तुझे अपनी स्क्रीन दिखा पाता हूं। क्या मैं तुझे अपनी स्क्रीन दिखा पा रहा हूं? यस सर। यहां देखो, मैंने 10,000 रुपए खर्च किए और मैंने 1,000 यूनिट्स खरीदे थे, लेकिन 200 यूनिट इसमें से नॉर्मल लॉस की वजह से कम हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला लॉस अगर तेरी जगह मैं लेने जाता तो मुझे भी होता। यस सर। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई 10,000 रुपए देकर के किसी भी व्यक्ति को इस प्रोडक्ट के 980 यूनिट मिलेंगे। इसको हम कर देते हैं 20 यूनिट। ओके, 20 यूनिट। ओके, 20। ओके, यस सर। तो इसका मतलब मैं ये कहूंगा कि ये जो सामान मुझे मिला, ये 10,000 डिवाइडेड बाय 980, ये हो गया मेरे पास 10 रुपए 20 पैसे का। तो मैंने अपनी कॉस्ट को बढ़ा सर। दिया। अब मैं अपना हर एक यूनिट 10 रुपए 20 पैसे के हिसाब की लागत से बेचूंगा। ओके सर। अब तू कहेगी कि सर अपनी मर्जी से कैसे बढ़ा दोगे, तो मैंने मर्जी से कहां बढ़ाया। हाँ तो सर मुझे समझ नहीं आया था ना कैसे बढ़ाया। चल मैं तुझे तेरे मतलब का एक एग्जाम्पल देता हूं। हंस मत, अभी पता चलेगा नहीं सर बताओ। अभी पता चलेगा मैं किसी और बच्चे से पूछने जाऊंगा तो वो फिर मेरे से यही सवाल करेगा, सर मुझे नॉर्मल लॉस समझ में ही नहीं आया। अब मैंने पहले ही कहा था एग्जाम में नॉर्मल लॉस नहीं आता है, अब नॉर्मल आता है। मेरी बात सुनो, मान लो मेरा कपड़े का काम है। किसका काम है? कपड़े का। ठीक है, मैं कोई मान लीजिए कोई कपड़ा बनाता हूं, मान लो मैं अपनी बात करता हूं, मान लो मैं कुर्ता पजामा बनाता हूं, मेरा काम है कुर्ता पजामा मैन्युफैक्चर करता हूं। ठीक है, तो मैं मार्केट में गया और मार्केट से मैंने 100 मीटर का कोई कॉटन का कपड़ा लिया। ठीक है, ओके सर। मुझे दुकानदार ने बोला, कपूर साहब घर जाओगे ना तो इस कपड़े को पहले एक बार पानी से साफ कर लेना। ध्यान से सुनना, मैंने बोला क्यों भाई, क्यों हाँ साफ सर। करना है? उसने बोला भैया ये कपड़ा ऐसा है जो कि पहली धुलाई के बाद श्रिंक हो जाता है। वो कह रहा है अगर तूने बिना धोए हुए इसका कपड़े का कुर्ता पजामा बना दिया तो जिस कस्टमर का भी तू बनाएगा, नाप लेगा, बाद में वो घर जाके धोएगा और उसको ये छोटा पड़ जाएगा, तो तू पहले ही पानी में धो लेना। ओके सर। ठीक है जी। ये 100 मीटर कपड़ा मैंने जब खरीदा तो मैंने 9,500 रुपए दिए। हाँ सर। मैं घर आया, मैंने इसको पानी में भिगोया, सुखाया और फिर नापा, तो ये 100 मीटर की जगह 95 मीटर निकला। बता कौन सा लॉस है, नॉर्मल है अब नॉर्मल है? नॉर्मल। नॉर्मल है ना। तो मैं कहूंगा भैया 9500 रुपए खर्च करके मुझे कितना कपड़ा मिला? कितना मिला? 100 मीटर। 100। फिर तू क्या पढ़ रही है? किसी और से पूछूं? देख सर 100 मीटर था ना। देख कुछ बच्चे हंस रहे हैं, कह रहे हैं, हाथ खड़ा कर रहे हैं, सर मुझे लाओ लाइन पे, मैं बताता हूं। कैसी बातें कर रही है? सर 100 उनको मीटर। आता होगा। अरे तू कैसी मुझे बात समझ कर रही नहीं है? आता। अगर मैं ये पैसे तेरे खर्च करवाऊंगा ना तो तेरे को 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। भैया 100 मीटर कपड़ा खरीद के लाई, पानी में भिगोया, 95 मीटर मिला। अब कस्टमर को तू बेच रही है, कस्टमर कह रहे नहीं नहीं बाजार में तो 9,500 रुपए दे के 100 मीटर कपड़ा मिलता है, मेरे से 95 रुपए ले ले। तो तू कहेगी पागल है क्या, इस कपड़े को मैंने धोया, ये श्रिंक हो गया।
अब श्रिंक हुआ हुआ कपड़ा तो जो तुझे मिलेगा वो 95-100 रुपए में 95 मीटर ही तो मिलेगा, 100 रुपए का रेट हो गया, तो रेट सर बढ़ 100 ही गया। तो कहा था मैंने, क्या 100 का था? ओए पहले होए, मैंने 100। वाह जी वाह। चलो, तो मुझे लगा शायद तू ये कह रही है, मैंने तेरे से पूछा था तेरे पास कितना कपड़ा है, तूने कहा 100 मीटर, मैंने कपड़ा पूछा था, तूने 95 मीटर नहीं कहा था। सर 95, मैं रुपयों में चली गई। हाँ 95-100 रुपए में तुझे 95 मीटर कपड़ा मिला। अब 95 मीटर से ही तू अपना जो भी प्रोडक्ट तैयार करेगी, तो उसमें जब तू अपनी लागत लगाएगी तो इसी के हिसाब से 100 रुपए के हिसाब से लगाएगी। और दूसरी बात, अगर नॉर्मल लॉस यस नहीं सर। नहीं भी समझ में आता तो भी मैं तुझे लिख करके देता हूं, एग्जाम में नॉर्मल लॉस का सवाल नहीं आएगा, एबनॉर्मल का ही आएगा। एबनॉर्मल में बच्चे को लगता है कि सर ट्रीटमेंट तो आपने कुछ किया ही नहीं, आपने तो इसे इशू की तरह दिखा दिया, तो उसका प्राइस इशू की तरह ही होता है। ठीक है, ओके सर। ओके बेटे। अब बेटे सभी लोग ना अपने हैंड्स डाउन कर लो, अगर किसी को कोई जेन्युइन क्वेरी है तो ही मैं उससे बात करूं, नहीं तो मैं अपना आज का नया टॉपिक लेना चाहता हूं, आगे की बात आपको बताना चाहता हूं। क्या किसी की जेन्युइन क्वेरी है तो जरा हैंड रेस कर दो, नहीं तो मैं आगे चलूं। मेरे ख्याल से किसी की कोई क्वेरी नहीं है, तो मैं आगे चलता हूं और मैं आपको अब आज का और अगला टॉपिक बताता हूं। ठीक है, हम्म हम्म। बेटे यहां पर आपको मेरी स्क्रीन पर एक कंसेप्ट दिखाई दे रहा है कि इन्वेंट्रीज शुड बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ। इन्वेंट्री की जब भी वैल्यू निकाली जाती है तो जो दोनों में से कम होती है, एक तो होती है कॉस्ट और एक होती है नेट रियलाइजेबल वैल्यू। जो दोनों में से कम होती है वही हमारे स्टॉक की वैल्यू होती है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि मैंने चाहे फीफो मेथड लगाया, चाहे लीफो मेथड लगाया, चाहे वेटेड एवरेज मेथड लगाया, हाँ जी, वॉइस आ रही है बेटे मेरी? यस सर। हम्म। तो चाहे मैंने मेथड लगाया फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, चाहे मैंने मेथड लगाया लास्ट इन फर्स्ट आउट, चाहे मैंने मेथड लगाया वेटेड एवरेज, कोई भी मेथड मैंने लगाया हो, इन सब मेथड से हमें क्या मिलती है? कॉस्ट। क्या मिलती है? कॉस्ट मिलती है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्टॉक और हमें कॉस्ट भी दी हो और हमें नेट रियलाइजेबल वैल्यू भी दी हो, तो हमें क्या करना है? दोनों का लोअर ढूंढना है। हमें क्या ढूंढना है? दोनों का लोअर। ओके, यस सर। अब हालांकि ये बहुत ही आसान काम है, कोई भी कहेगा सर इसमें क्या दिक्कत है, ये तो बहुत ही सिंपल है। ये देखिए क्वेश्चन कह रहा है सुरेखा लिमिटेड डील्स इन 3 प्रोडक्ट्स पी क्यू एंड आर। 3 प्रोडक्ट्स में डील करती है, विच आर नाइदर सिमिलर नॉर इंटरचेंजेबल। एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द स्टॉक इज गिवन बिलो। वो कह रहा है मैं आपको कॉस्ट बता रहा हूं, नेट रियलाइजेबल वैल्यू बता रहा हूं, आप मुझे वैल्यू ऑफ स्टॉक बता दो। ठीक है,
अब यहां देखते हैं, अब आपने देखना है, इसको आपको नोट भी नहीं करना, घर पर अपने आप कर लीजिएगा। प्रोडक्ट पी, इसकी कॉस्ट है 38 और इसका नेट रिलाइजेबल वैल्यू है 42। मुझे लेना है दोनों में से लोअर, तो इसका मतलब दोनों में से लोअर हो गया कितना, 38। दो मिनट रुकिएगा। हाँ जी, आपको अब मेरी स्क्रीन दिख रही है। तो पी के केस में कॉस्ट है 38, नेट रिलाइजेबल वैल्यू है 42। बेटे वॉइस आ रही है मेरी? यस सर। एक मिनट रुको, ऐप जो है ना बार बार क्रैश कर रही है, पता नहीं क्या दिक्कत है इसको। पी पॉइंट तो मैंने आपको समझा दिया। पी के केस में पी के केस में मैंने आपको बता दिया है। क्यू के केस में क्वेश्चन कह रहा है कि क्यू के केस में कॉस्ट भी 29 रुपीज है और नेट रिलाइजेबल वैल्यू भी 29 है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आर के केस में कॉस्ट है 17 और नेट रिलाइजेबल वैल्यू है 24। तो मेरी स्टॉक की वैल्यू क्या होगी? मेरी स्टॉक की वैल्यू हो जाएगी, पहले केस में होगी 38, क्यू के केस में होगी 29 और आर के केस में होगी 17। तो मेरी वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री क्या हो जाएगी? 38, 29 और 17, 84 रुपीज, 84 लाख। बोलिए, समझ में आया? समझ में आया? नो सर, फिर रिपीट कर दो। नो सर। हमारी वैल्यू ऑफ स्टॉक क्या होती है ये बताइए। हमारी वैल्यू ऑफ स्टॉक क्या होती है?
कॉस्ट और जिस वैल्यू एनआरवी। पे हमने कॉस्ट और नेट रिलाइजेबल वैल्यू दोनों में से जो कम हो वो वाली ली जाती है। कंपेयर करो, पहले केस में पी के केस में कॉस्ट 38 है, नेट रिलाइजेबल वैल्यू 42 है, क्या लोगे? कॉस्ट लेंगे, तो हमने ये वाली वैल्यू ले ली, पी की वैल्यू आएगी 38। क्यू में क्या लोगे? सेम है दोनों 29 29, दोनों सेम है। आर के केस में 17 17, तो ये 17 ले लो। अब बताओ कितना हुआ? ये हमारी वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री हो गई। यस सर। यस सर समझ आ गया। ठीक है ना। अब सर नेट रिलाइजेबल वैल्यू क्या होता है? नेट रिलाइजेबल वैल्यू होता है सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेक्टेड कॉस्ट फॉर सेल। मान लो मैं कहता हूं मेरा एक प्रोडक्ट है जो कि मैं 40 रुपए का खरीद के लाया। चलो मैं आपको दूसरे तरीके से समझाता हूं, ठीक है? मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस सर। ठीक है। सपोज मैं एक कार का डीलर हूं, सर ठीक नहीं है? दिख रही आपकी स्क्रीन? नहीं दिख रही, क्यों? यस सर, नहीं दिख रही। वो वाली बस। स्क्रीन नहीं दिख रही भाई? क्या देख रही है? तो दिख बच्चे रही कह रहे थी। दिख रही है। दिख रही है सर। ठीक है। मान लो मैं कार का डीलर हूं, मेरे पास 3 कार हैं, एक कार एक्स है, एक कार वाई है, एक कार जेड है। ठीक है। ये एक्स वाली कार मैंने खरीदी 5 लाख की, वाई वाली कार मैंने खरीदी 4 लाख की, और जेड वाली कार मैंने खरीदी 6 लाख की। तो ये मेरी हो गई क्या? कॉस्ट। ठीक है। यस सर। मैं एक कार का व्यापारी हूं, ये मेरी कार है। किसी ने मुझसे पूछा गगन ये बताओ ये कार तुम कितने की बेचोगे? मैंने कहा एक्स वाली कार 8 लाख की बिक जाएगी और इसको बेचने में मुझे 50,000 रुपए का खर्चा आएगा। तो नेट रिलाइजेबल वैल्यू का मतलब होता है जो भी सेलिंग प्राइस है माइनस जो भी सेलिंग प्राइस को लेने में खर्चा आएगा वो माइनस करो, तो ये हुआ 7.5 लाख। ठीक है। उसने पूछा वाई वाली कार कितने की बिक जाएगी? मैंने कहा जी ये भी 6 लाख की बिक जाएगी और इसमें भी 50,000 का खर्चा होगा। उसने कहा ये हो गई 5.5 लाख। जेड वाली कार का क्या होगा? अब भाई जेड वाली कार मैं खरीद के ला रहा था, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। हाँ जी। जेड वाली कार जब मैं परचेज करके ला रहा था, रास्ते में क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया। ठीक है। बोलिए, वॉइस आ रही है? यस सर। हाँ। तो मैंने कहा कि जेड वाली कार मेरी बिक जाती 8 लाख रुपए की, लेकिन एक्सीडेंट हो गया तो मुझे इसको ठीक कराने में बेचने में 4 लाख रुपए का खर्चा लगेगा। तो मेरी नेट रिलाइजेबल वैल्यू क्या हुई? 4 लाख। अब दो बातें समझना। मैं आपसे पूछता हूं व्हाट इज नेट रिलाइजेबल वैल्यू? नेट रिलाइजेबल वैल्यू क्या होती है? जो भी एक्सपेक्ट कर रहे हो कितने की बिकेगी माइनस क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बेचने में कितना खर्चा लग जाएगा, वो माइनस कर दो। यस। तो हमारी अकाउंटिंग कहती है कि देखो जब भी आपने स्टॉक की वैल्यू निकालनी है तो आपने लेना है कॉस्ट और एनआरवी दोनों में से जो कम है। तो मेरे एक्स के केस में 5 लाख है, वाई के केस में 4 और 5.5 4 लाख है, जेड के केस में 6 लाख और 4 लाख तो 4 लाख है। यानी कि मुझे वैल्यू ऑफ स्टॉक दिखानी है 5 जमा 4 जमा 4, यानी 13 लाख मेरी स्टॉक की वैल्यू आएगी।
बोलिए, बात समझ में आई? बात समझ में आई? Yes, sir. ओके। यस सर। यस सर। अब देखो, इसी बात के ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन है और अब अगर ये वाला क्वेश्चन दिखाई देगा तो वो लीफो फीफो टाइप का नहीं होगा, वो क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा। यहां पर देखिए, ये दिखाई दे रहा है क्वेश्चन आपको? यस सर। ठीक है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना डिफरेंट है, तो आप इसे एग्जाम के लिए ना रिवीजन के लिए मार्क करोगे, क्योंकि नॉर्मली क्वेश्चन लीफो फीफो का होगा तो आपको आसानी से बन जाएगा। अगर ये क्वेश्चन ऐसा होगा तो आपको लगेगा सर ये कैसा आ गया, थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, क्या कहता है, मेरी बात ध्यान से नोट मत करना, पहले मेरी बात को समझो। वो कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ स्टॉक। क्या निकालना है? वैल्यू ऑफ स्टॉक। ठीक है। वो कहता है जब आपने अपना स्टॉक काउंट किया, फिजिकल स्टॉक मतलब दुकान में जाके जब आपने काउंट किया, तो आपको कॉस्ट मिली कितनी? 2 लाख। 2 लाख। वैल्यू का मतलब होता है कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। उसने कहा कॉस्ट आपकी थी 2 लाख। फिर वो कहता है कॉस्ट ऑफ स्टॉक हेल्ड जो आपके पास है एज कंसाइनी वॉज 40,000 रुपए। कंसाइनी का मतलब होता है कि मैं किसी का एजेंट हूं, मैं किसी का एजेंट हूं, मैं उसका मालिक नहीं हूं। मेरे पास कोई सामान पड़ा लेकिन मैं उसका एजेंट हूं। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए आप एक बुक शॉप के पास गए और आपने उससे बोला यार मुझे जो है ना रजिस्टर का एक बंडल दे दे। ठीक है, उसने कहा ये लो रजिस्टर का बंडल 1,000 रुपए का। आपने 1,000 रुपए उसको दे दिए। अब बताओ उस रजिस्टर का मालिक कौन है? जिसने खरीदा है। जिसने खरीदा है वो उसका मालिक है। उसने बोला भी ना मुझे बाजार में ना कुछ काम है, तू ये अपने पास ही रख ले, मैं तेरे से शाम को आते हुए ले जाऊंगा। ठीक है, तो स्टॉक की काउंटिंग की गई, तो स्टॉक की काउंटिंग में वो 1,000 रुपए का सामान भी काउंटिंग में आ गया। मुझसे पूछा गया कि आपका स्टॉक की वैल्यू बताना जरा कितनी है, तो मैं वो 1,000 रुपए जोड़ के बताऊं या 1,000 रुपए निकाल के बताऊं? जब काउंटिंग में आ गया तो जोड़ के बताना पड़ेगा। वो कह रही है जोड़ के बताना पड़ेगा। बाकी बच्चे क्या कह रहे हैं? बाकी बच्चों की भी तो राय लेनी पड़ेगी ना, एक की राय से तो बात चलेगी नहीं। यस सर। हाँ। 1,000 काउंट नहीं होंगे। 1,000 काउंट नहीं होंगे? क्यों काउंट नहीं होंगे भैया? मैं उसका मालिक ही नहीं हूं। इसका मतलब मैं अड़ोसी पड़ोसी सबका गिन के बता देता हूं भैया मेरा स्टॉक ये रहा। गिन लाऊं पड़ोसी का सामान? नहीं, जिसके हम मालिक नहीं है वो हम क्यों दिखाएंगे? इसका मतलब अगर मैं किसी का एजेंट हूं तो जो मालिक है ना वो अपने पास बताएगा कि ये मेरा सामान है, एजेंट नहीं बताएगा। तो इसका मतलब सीधा सीधा 40,000 कम कर दूं? बोलो हाँ या ना? यस सर। हाँ जी, यानी 40,000 तो सीधे सीधे कम कर दो। अब बच्चे मुझसे पूछेंगे सर आपने 40,000 क्यों कम कर दिया? तो मैं बताऊंगा बेटे इसमें कोई कॉस्ट या एनआरवी की बात नहीं थी, मैं इसका मालिक ही नहीं हूं इसलिए मैंने कम कर दिया। तो यानी पहले इन दोनों पॉइंट्स का मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो सामान है उसकी कॉस्ट हो गई 1,60,000। ठीक है? यस सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब पॉइंट नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहता है स्टॉक वॉज एक्सपेक्टेड टू रियलाइज नॉर्मल सेलिंग प्राइस ऑफ 150% ऑफ कॉस्ट। वो कह रहा है कपूर साहब आपके पास, नोट मत करना भी मेरी बात को समझना। वो कहता है आपके पास दुकान में सामान 2 लाख का था, लेकिन इसमें से 40,000 का सामान आप कंसाइनी हो। कंसाइनी का मतलब आप एजेंट हो, मालिक नहीं हो। मैंने कहा ठीक है, तो मेरे पास सामान कितने का हो गया? 1,60,000 का। उसने कहा ये सामान जो आपका सेल होगा वो होगा 150% के ऊपर, तो इसका 150% ये हो गया 2,40,000। ठीक है? अभी आप मेरी बात को सुनना, मेरी बात को ध्यान से सुनना। वो कहता है लेकिन कपूर साहब एक्सेप्ट, यानी ये 150% पे नहीं बिक पाएगा। आपका सामान 150% पे बिक सकता है। क्या कह रहा है? एक्सेप्ट, इनको छोड़ के।
बोलो किसको छोड़ के? कहता है गुड्स कॉस्टिंग 10,000 छोड़ दो, गुड्स कॉस्टिंग 1,20,000 छोड़ दो। तो मैं वापिस गया, मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, गलती हो गई, गलती हो गई, इसको ठीक करता हूं। मैंने कहा, उसने ये कहा इसमें से एक तो 10,000 छोड़ दो और एक 20,000 छोड़ दो, जो बाकी बच गया वो बच गया 1,30,000 का सामान। ठीक है, ये तो 150% पे बिक जाएगा ना। उसने कहा कि ये वाला सामान तुम्हारा बिक जाएगा 150% के ऊपर, तो 150% का अगर मैं गणित लगाऊं तो वैल्यू आती है 1,95,000। ठीक है, यस सर। वापिस गया, मैंने कहा भाई अगर ये 150% पे नहीं बिकेगा तो कितने पे बिकेगा? वो कहता है कि गगन ये जो तेरा सामान है ना ये डैमेज है, खराब हो गया, रास्ते में खराब हो गया। और खराब सामान के इंसान कभी भी पूरे पैसे नहीं देता। वो कहता है तुझे 10% खर्च करना पड़ेगा। 10% खर्च करना पड़ेगा किसका? नॉर्मल सेलिंग प्राइस का। यस सर। ध्यान से पढ़ना, 10% खर्च करना पड़ेगा नॉर्मल सेलिंग प्राइस का टू रियलाइज द कॉस्ट। इसका मतलब वो ये कहना चाहता है इसकी कॉस्ट है 10,000 रुपए, लेकिन वो 10,000 रुपए भी पाने के लिए तुझे जो भी इसका नॉर्मल सेलिंग प्राइस है उसकी भी 10% खर्चा करना पड़ेगा। बोलिए, समझ में आ? अब मेरे सामने ना प्रार्थना मैडम आ रही है, जरा प्रार्थना मैडम को पकड़ते हैं। ये प्रार्थना वरना बाद में ना मेरे से सवाल पूछेगी, मैं पहले ही इसी से सवाल पूछ लेता हूं। प्रार्थना बेटे जरा अपना माइक ऑन कर ले। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, माइक ऑन कर लिया? मुझे ये बता, जो पॉइंट नंबर 1 है स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है? स्क्रीन पर पॉइंट नंबर 1 दिखाई दे रहा है, ए वाला, ये बोलना जल्दी से। यस सर। वो कह रहा है, ए नंबर पॉइंट में कह रहा है मेरे गुड्स की कॉस्ट प्राइस है 10,000। ठीक है, और ऊपर उसने लिखा था कि मेरा जो नॉर्मल सेलिंग प्राइस होता है वो होता है कॉस्ट का 150%। तो अगर ये गुड्स की कॉस्ट 10,000 है, ये डैमेज ना होते तो इसका नॉर्मल सेलिंग प्राइस क्या आता? सर हम उसको फिर 50% में काउंट कर लेते। बेटे मेरा सवाल तो सीधा सा था, उसकी वैल्यू बता दे। अभी इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा बेटे, इतना टाइम नहीं है, मुझे किसी और बच्चे से पूछना पड़ेगा। चलो जी, मैं खुशी से पूछता हूं। अब हमारे पास बहुत सारी खुशी स्टूडेंट्स आ रही हैं, मैं कैसे बताऊं कि ये कौन सी वाली खुशी है। तो हम एक काम करते हैं, हम बात करते हैं दीपक कुमार से बात करते हैं। चलो दीपक कुमार, अपना माइक ऑन करियो बेटे। हेलो सर। हाँ बेटे, मुझे ये बता, जो पॉइंट अभी मैं पूछ रहा था प्रार्थना से, उसमें जो मेरे गुड्स थे उनकी कॉस्ट थी 10,000 रुपीज। हाँ जी सर। ठीक है, और उन गुड्स की जो नॉर्मल सेलिंग प्राइस क्वेश्चन कह रहा था, वो कह रहा था कि नॉर्मल सेलिंग प्राइस जो है गुड्स की वो है 150% ऑफ द कॉस्ट।
हाँ जी सर। तो उसकी नॉर्मल सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? अगर सर गुड्स 15,000। 15,000, वेरी वेरी गुड। उसकी नॉर्मल सेलिंग प्राइस हो गई 15,000, ठीक है। यस सर। क्वेश्चन कह रहा था कि उसको अगर आप बेचोगे तो आपको कॉस्ट मिल सकती है, लेकिन 10% खर्चा करना पड़ेगा नॉर्मल सेलिंग प्राइस का। तो खर्चा कितना हो गया 15,000। बेटे? नॉर्मल सेलिंग प्राइस कितना था? सर 150% है। हाँ, कितना वैल्यू आई थी नॉर्मल सेलिंग प्राइस की? 15,000। तो 10% ऑफ नॉर्मल सेलिंग प्राइस कितना हो गया? सर हो गया 1500। 1,500 रुपए हो गए, बस इतनी सी यस सर। बात थी। और क्या था? चलिए ठीक है, वापिस चलते हैं क्वेश्चन के पास, और मैं आपको दिखाता हूं क्वेश्चन में यही लिखा हुआ था और कुछ नहीं था। मेरी जो स्क्रीन है वो अभी जरा हैंग हो रही है, तो आप अपने पास नोट कीजिए। एक्सपेंडिचर कितना होगा? वो कह रहा है एक्सपेंडिचर होगा 1,500 रुपए। मेरे पास बेटे वो स्क्रीन शेयरिंग की ऑप्शन को पता नहीं क्या बात है ऑन नहीं कर रहा है। पॉइंट नंबर ए। चलिए पॉइंट नंबर बी के ऊपर चलते हैं। अगर स्क्रीन शो हो जाती तो आपको मैं दिखा पाता, लेकिन वो शो नहीं करने दे रहा। कहीं मेरे इंटरनेट की स्पीड में तो इशू नहीं आ गया? सर मेरे को आपकी वॉइस नहीं आ रही। वॉइस नहीं आ रही? बताएं बेटे, वॉइस आ रही है या नहीं आ रही है? सर आ रही है। हाँ, वॉइस आ रही है। मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रहा हूं। एप्लीकेशन मुझे स्क्रीन नहीं शेयर करने दे रही। क्यों ऐसा हो गया भाई? वो मुझे स्क्रीन शो नहीं करने दे रही है। चलिए तब तक हम वर्बली बात को समझाते हैं। पॉइंट नंबर ए कह रहा था गुड्स की कॉस्ट है 10,000, लेकिन 10,000 की कॉस्ट को रियलाइज करने के लिए आपको 1,500 रुपए का खर्चा करना पड़ेगा, 1,500 का एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। तो मुझे बताइए एनआरवी कितनी हो गई? हाँ जी, एनआरवी बताइए मुझे कितनी हो गई? माइक नहीं ऑन हो पा रहा क्या? सर 13,500। कितनी बोली? 13,500। नहीं बेटे, नहीं नहीं नहीं। वो कह रहा है क्वेश्चन कॉस्ट को रियलाइज करने के लिए 1,500 का एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। सर 8,500। 8,500। वो ये कहना चाहता है कि आपका प्रोडक्ट डैमेज हो चुका है, डैमेज होने की वजह से उसकी कॉस्ट 10,000 रुपए भी रिकवर करना हो तो 1,500 का खर्चा करना पड़ेगा। तो उसकी एनआरवी कितनी हो गई? 8,500। ठीक है? यस सर। उसके बाद पॉइंट नंबर बी कह रहा था कि आपके गुड्स की कॉस्ट है 20,000। ठीक है?
और लिखा हुआ है कि वो गुड्स जो हैं डैमेज हो चुके हैं बियॉन्ड रिपेयर, वो रिपेयर भी नहीं हो सकते, एंड वर एक्सपेक्टेड टू रियलाइज 5000 ओनली। वो इतने डैमेज हो चुके हैं कि भैया उसकी तो आप समझ लो रिपेयर भी पॉसिबल नहीं है, वो कितने के बिक जाएंगे? 5000 ओनली। ठीक है, तो यस तो अब आप बताइए, आपके पास अगर सॉल्यूशन आप बना रहे थे तो पहला वाला कैटेगरी था गुड्स कॉस्टिंग 130, गुड्स की कॉस्ट थी 130, वो नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे सेल हो जाएंगे। नॉर्मल सेलिंग प्राइस था 195, तो बताओ कॉस्ट और सेलिंग प्राइस विच एवर इज लोअर? बोलिए। 1,30,000। तो अपने पास आंसर लिखना शुरू करो। जो नॉर्मल गुड्स हैं उनकी कॉस्ट 130, एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस या एनआरवी 195, तो वैल्यू आ गई दोनों की लोअर 130। अपने नॉर्मल गुड्स की वैल्यू आ गई 130। ठीक है, जो दूसरे गुड्स थे 10,000, उनकी एनआरवी थी 8500। और जो तीसरी कैटेगरी है गुड्स कॉस्टिंग 20,000, उनकी एनआरवी है 5,000। तो मुझे बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक? $1,43,500। पहले वाले की 130, दूसरे वाले की 8500 और तीसरे वाले की 5000। तो टोटल अगर मैं मिलाऊं तो वो हो गई मेरे पास 1,43,500। बिल्कुल ठीक आंसर। ठीक है, अब आप मेरे हिसाब से ये चैप्टर मैंने आपका कंप्लीट कर दिया है, प्रैक्टिकल मैंने आपको समझा दिया है, और थ्योरेटिकली इस चैप्टर में से 2 क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। मैंने आपको मटेरियल में भी दिया हुआ है, जो भी बुक आपके पास होगी उसमें भी दिया हुआ होगा, जो मटेरियल आपके पास एसओएल से आया होगा उसमें भी दिया होगा। ये अब आप खुद पढ़ लेंगे। ठीक है, यस सर। पहला थ्योरेटिकल क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परपेचुअल एंड पीरियोडिक, ये आपने पढ़ना है। और दूसरा क्वेश्चन जो थ्योरी का आता है वो ये आता है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। जो मैंने आपको पीडीएफ शेयर किया था उसके पहले पेज पे क्वेश्चन है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। ठीक है, यस सर। वो आपने पढ़ना है। ये 2 थ्योरी के क्वेश्चन हैं। प्रैक्टिकल के क्वेश्चन मैंने आपको दिए हुए हैं। अगर आपके पास बुक हो, जेआर मोंगा की बुक हो या अपने एसओएल की स्टडी मटेरियल हो, जो भी मटेरियल हो वहां से अब आप इसको पढ़ सकते हैं। मेरे हिसाब से अब इसके क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। ठीक है, यस सर। अब जिस बच्चे को क्वेरी हो वो रुक सकता है, जिन बच्चों को क्वेरी नहीं हो वो जा सकते हैं। कंसेप्ट की क्लास खत्म हो गई। अब हम बच्चों से सिर्फ ये पूछ लेंगे कि अगर किसी स्टूडेंट को कोई क्वेरी है तो हम सिर्फ उससे बात करेंगे। ठीक है, जिन बच्चों को क्वेरी नहीं हो वो जा सकते हैं, जिनको क्वेरी हो, कुछ बात करनी हो, वो रुक सकते हैं, उनसे हम बात कर लेंगे। चलिए जी, अब हम एक एक करके बात कर लेते हैं। पहले मेरे पास गुलनाज हैं, गुलनाज परवीन। कहां गई गुलनाज? अपना माइक ऑन कर बेटे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरा डाउट है, कल आपने मतलब होमवर्क दिया था क्लास में, तो मैं मटेरियल की क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे थे, लेकिन मेरा डाउट आ रहा था। कौन से क्वेश्चन में डाउट आ रहा था? कौन से क्वेश्चन में डाउट आ रहा था बेटे? में जो
एग्जांपल है ना वेटेड एवरेज मेथड, जो ड्यू सोल्ड का मटेरियल है उसमें। वेटेड एवरेज मेथड में क्या करते हैं हम? सर कंबाइन कर देते हैं यूनिट को और जो भी वैल्यू है, और फिर उससे हमारा एवरेज प्राइस निकल जाता है। कौन सा नंबर क्वेश्चन था ये तेरा? मटेरियल में कौन सा नंबर क्वेश्चन था? सर एग्जांपल है हाँ यूनिट 2, जो हमारा प्रैक्टिकल वाला चैप्टर है 2, हाँ, उसमें थर्ड एग्जांपल है। पेज नंबर कितना है? सर बुक तो फोन पे है, पीडीएफ में। अच्छा रुको, वेटेड एवरेज मेथड ठीक है मेरे पास आ गया, उसमें क्या दिक्कत है बताओ? अभी बता दें सर, जो बीच में वो ट्रांजेक्शन है इशू वाला, हाँ 15 अगस्त 1000 यूनिट हमने वो इशू करे। हाँ, 3 आ रहा था। उसने चार्ट हमारे पास यहाँ पर बनाया हुआ है, 15 अगस्त में उसने प्राइस लिखा हुआ है 11 रुपये 53 पैसा। सर बट इंटू करने से तो हमारा 11,530 आएगा, बट उन्होंने तो कुछ और दे रखा है। कितना आएगा तुम्हारा? 11,530। उन्होंने लिखा हुआ है 11,526। यस सर, यही समझ में आ रहा था। अरे 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 अरे, मेरे राजा बच्चा, तू जो है ना डेसिमल बढ़ा ले, 3 या 4 डेसिमल तक कर ले, तब तुझे समझ में आ जाएगा। मतलब सर अब मतलब बता तो रहा हूं, तेरे हिसाब से कितनी वैल्यू आएगी बता? मेरे हिसाब से तो वही आएगा 11,530। 11,530, 11,530, और वैल्यू वहां पे क्या लिखी है? 11,500 ऐसा ही कुछ 526। अलग था। कितने रुपए का अंतर है? हाँ 4 रुपए का अंतर है। वो अंतर डेसिमल हाँ। की वजह से है। फिर मैंने वो सिर्फ देख लिया, फिर नेक्स्ट में भी वही प्रॉब्लम आ रही थी, अगले एंट्री में भी। तो डेसिमल की वजह से प्रॉब्लम है ना बेटे, उसमें दिक्कत क्या है ये बता? सर आंसर भी तो अलग आ जाएगा ना। ओए होए होए, क्या बात हो गई? जहां पर डेसिमल होएगा वहां पर तो तू राउंडिंग ऑफ करेगी ना, कैसी बात कर रही है? अभी तूने कभी मतलब पैसे खर्च किए नहीं, इसलिए तुझे लग रहा है कि यार 4 रुपए का अंतर आ गया, बहुत बड़ी बात हो गई। अरे डेसिमल में तो फर्क आएगा ही ना। अब बाजार में सामान लेने गई, वो पैसे लगाएगा तो पैसे तो राउंडिंग ऑफ में ही लेगा ना। तू ये तो नहीं कहेगी कि मेरे से 25 पैसे ले ले, या तो वो 25 पैसे छोड़ेगा या तू 25 पैसे छोड़ेगी। इसमें कोई गलत थोड़ी हो गया, इसमें कोई बात नहीं है। ओके सर, थैंक यू। ओके बेटे। हाँ जी, और किसकी और क्वेरी सर है? एक और, हाँ जल्दी बोल। जो एबनॉर्मल वाले में हम इशू जैसा ही एंट्री करते हैं, अगर एबनॉर्मल में कोई लॉस होता है तो। हाँ तो वो जैसे इशू करते हो वैसे ही करो। हाँ तो मतलब इशू हो या लॉस हो, मतलब सेम ही चीज होगी। मतलब ग्राहक उसके पैसे नहीं देगा, आप उसकी वैल्यू वैसे ही निकालोगे जैसे किसी को बेचते हो, लेकिन उसका नुकसान आपको खुद भुगतना पड़ेगा। ओके सर, ठीक है। बस हमने वहां पर वैल्यू निकाल के दिखा देना और कुछ नहीं। हाँ जी, और बताएं। जी सर, थैंक यू। ओके बेटे, आप एग्जिट कर सकते हो, जिसकी क्वेरी होती जाए वो एग्जिट कर सकते हैं। मेरे साथ मानसी कुमारी माइक ऑन करो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटे। सर आपने जो एबनॉर्मल की स्टडी करवाई थी 20 सितंबर की ट्रांजैक्शन में, इसमें इशू की ट्रांजैक्शन नहीं होगी क्या? एबनॉर्मल लॉस को हम इशू में दिखा देंगे और उसी प्राइस पे दिखाएंगे जिस प्राइस पे हम नॉर्मली इशू को दिखाते हैं। सर वो नहीं, आपने बैलेंस में लिखा था ना 5,000 इंटू उसकी रेट और अमाउंट जो आई थी। हाँ आपने नॉर्मल केस स्टडी से लिया था ना ये? वो तो मैंने 20 ओपनिंग बैलेंस लिया था। अच्छा, ये ओपनिंग बैलेंस वो है मैंने वाला? कहा था कि अच्छा। पुराना 20 तारीख तक का पीछे से देख लेते हैं और 22 की ट्रांजैक्शन आपको समझा देते हैं, तो वो मैंने वहां से पुराने वाले क्वेश्चन से ले लिया था। सर तो इसमें भी तो पुराने वाले से करेंगे ना? हाँ जब बिल्कुल बिल्कुल, 1 सितंबर से शुरू करोगे, नॉर्मली बनाते हुए आओगे और केवल सर 20 इसमें फिर इसमें 20 सितंबर में इशू की ट्रांजैक्शन नहीं होगी इसमें एबनॉर्मल की स्टडी में? होगी, बिल्कुल होगी। पर सर आपने दिखाया नहीं इसमें जब आप करवा रहे थे। बेटे मैंने शॉर्टकट में कर दिया था ना, मैंने सिर्फ 22 ओके सर। दिखाना था, इसीलिए मैंने वहां पे दिखाई नहीं थी। आपको दिखाना है, बुक से बनाओगे ठीक दिखा है। रखी होगी, समझ में आ जाएगा।
ठीक है सर। और सर मुझे आपने जो वो नॉर्मल गुड्स वाले समझाया था समझ नहीं आया। उसको छोड़ दे, एग्जाम में NRV नहीं आएगा, छोड़ दे। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके बेटे, ठीक है, एग्जिट कर सकते हो। चंद्रावती जो है मेरे सामने आ रही है, माइक ऑन करो। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटे। सर एक्चुअली मेरी क्वेरी ये है, जो आपने मुझे नॉर्मल और एबनॉर्मल वाला आज जो करवाया है आज कॉन्सेप्ट, तो वो जो है जो आपने हमें मटेरियल दिया था उसके अंदर तो उसके क्वेश्चंस हैं।